बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। सप्लाई चेन की ABCD और एक अच्छी बात की एपिसोड 9 के साथ मैं जियाद शेख आपके सामने मौजूद हूँ। आज हम जो बात करेंगे ABCD में एक बार फिर 3 टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में बात करेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे कंटेनराइजेशन के बारे में और उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे कंट्रोल चार्ट्स के बारे में जो क्वालिटी का एक अहम जुज़ है, और उसके बाद जो है हम बात करेंगे क्रिटिकल चेन मेथड की, जो कि थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट का एक पार्ट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंटेनराइजेशन की। कंटेनराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप कमोडिटीज़ को कंटेनर में प्लेस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कंटेनराइजेशन। कंटेनराइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आ जाता है? इसमें आता है कंटेनर्स की क्वांटिटी, कंटेनर्स की टाइप, कंटेनर्स की जो है वो पर लेयर कितने रखे गए हैं, उसमें जो क्वांटिटी रखी गई वो क्वांटिटी पर लेयर कितनी है, कंटेनर की डायमेंशन यानी लेंथ, विड्थ एंड हाइट, उसके अलावा जो पार्ट वेट है वो, कंटेनर का जो टियर वेट है वो, और इसके अलावा लास्ट चीज़ बार कोड आइडेंटिफिकेशन। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कंटेनराइजेशन। अब हम आते हैं कंट्रोल चार्ट्स की तरफ। कंट्रोल चार्ट्स जो है वो एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है किसी भी प्रोसेस का, जिसमें हम ये डिटरमाइन कर रहे होते हैं कि किसी प्रोसेस में कितनी वेरिएशन आ रही है विद द हेल्प ऑफ सम प्री डिटरमाइंड कंट्रोल लिमिट्स, कि उसमें एक सेंटर लाइन होती है, एक अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट, जो कि प्री डिटरमाइन पहले से डिटरमाइन की जाती है। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारे प्रोसेस को जब कंटिन्यूसली रन कर रहे हैं तो उसके जो क्रिटिकल पैरामीटर्स हैं, कोई इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, तो उसमें कोई वेरिएशन आ रही है तो उसकी कॉजेज़ ऑफ वेरिएशन क्या है। ये कॉजेज़ ऑफ वेरिएशन जो है वो ज़ाहिर है असाइनेबल होती हैं। तो वह असाइनेबल कॉजेज़ ऑफ वेरिएशन ढूंढने और आइडेंटिफाई करने के लिए हम कंट्रोल चार्ट्स प्लॉट करते हैं। ये जो असाइनेबल वेरिएशन है ये 2 टाइप्स की हो सकती हैं। इसके 2 कॉजेज़ हो सकते हैं, या तो कॉमन कॉजेज़ या स्पेशल कॉजेज़। या इसको हम ये भी कहते हैं कि या तो ये रैंडम वेरिएशन की वजह से हुआ है या ये कोई सिस्टमेटिक एरर है। तो ये 2 रीज़न है जिसकी वजह से कंट्रोल चार्ट्स में जो है वेरिएशन जो है डिस्प्ले होती है, और हम उस वेरिएशन को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं आफ्टर स्पॉटिंग इट इन द कंट्रोल चार्ट्स। तो कंट्रोल चार्ट एक विजुअल जो है डिस्प्ले है वेरिएशन का, और इसको हम प्रोसेसेस के कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं। अब हम आते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। तीसरा कॉन्सेप्ट जो है वो है क्रिटिकल चेन मेथड। क्रिटिकल चेन मेथड थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट का एक पार्ट है और ये नेटवर्क प्लानिंग के लिए यूज़ होता है। हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में प्रोजेक्ट की प्लानिंग और कंट्रोलिंग के लिए इसे एज अ टूल यूज़ करते हैं। और आम तौर पे जब हम नेटवर्क प्लानिंग या प्रोजेक्ट असेसमेंट कर रहे होते हैं, उसकी प्लानिंग और कंट्रोलिंग को देख रहे होते हैं, तो हम कंसीडर करते हैं उसमें जो लॉन्गेस्ट टास्क होता है, जिसको हम जो है क्रिटिकल पाथ मेथड के ज़रिए जो है आइडेंटिफाई करते हैं। तो आमतौर पे हम क्रिटिकल टास्क को देख रहे होते हैं, वो क्रिटिकल पाथ को देख रहे होते हैं। बट क्रिटिकल चेन मेथड जो कि थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट का एक पार्ट है, उसमें हम नेटवर्क प्लानिंग में ना सिर्फ लॉन्गेस्ट टास्क को देख रहे होते हैं, क्रिटिकल पाथ को देख रहे होते हैं, बट उन रिसोर्सेज का भी एनालिसिस करते हैं जो कि इस प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ या टास्क में कॉमन होती हैं, कि कहीं वो ओवरबर्डन है, अंडरबर्डन है या लेवल्ड है। तो ये एनालिसिस क्रिटिकल चेन मेथड के थ्रू होता है। और अगर हम ये एनालिसिस करने के बाद आइडेंटिफाई करें कि रिसोर्सेज जो है उस पर किसी किस्म का कंस्ट्रेंट या ओवरलोडेड सिचुएशन नहीं है, तो हम कहते हैं कि जो क्रिटिकल चेन है वही क्रिटिकल पाथ बन जाता है। सो ये था आज का तीसरा कॉन्सेप्ट। अब आते हैं हम आज की अच्छी बात की तरफ। आज की अच्छी बात के लिए जो मैंने आज सोचा था कि मैं डिस्कस करूँगा, वो बड़ी ज़बरदस्त एक बात है। सूरह नूह की 13वीं आयत है। सूरह नूह की 13वीं आयत है, मा लकुम ला तर्जूना लिल्लाहि वक़ारा, मा लकुम ला तर्जूना लिल्लाहि वक़ारा। और इसका तर्जुमा क्या है? तुम्हें क्या हुआ है, अल्लाह से इज़्ज़त हासिल करने की उम्मीद नहीं करती। बड़ी ज़बरदस्त आयत है और बड़ा ही ज़बरदस्त मैसेज है। हम ज़िंदगी में बहुत बार ये परेशान रहते हैं, हालांकि अल्लाह ताला ने यह भी कुरान शरीफ में कहा है, वह तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, कि अल्लाह ताला जिसे चाहे इज़्ज़त दे और जिसे चाहे ज़िल्लत दे। तो तमाम की तमाम इज़्ज़त अल्लाह ताला के लिए सबसे पहले, और दूसरी चीज़ अल्लाह ताला जिसे चाहे इज़्ज़त दे। तो इस आयत में उसी तरफ इशारा किया जा रहा है
और कहा जा रहा है कि तुम्हें क्या हुआ है, हम अल्लाह से इज़्ज़त हासिल करने की उम्मीद नहीं करते। हम ज़िंदगी में हमेशा परेशान रहते हैं, यार यहाँ मेरी इज़्ज़त ना हो जाए, यहाँ मेरी इज़्ज़त ख़राब ना हो जाए, मुझे इज़्ज़त नहीं मिल रही, वो ऐसा ना कर दे, वो ऐसा ना कर दे। तो अल्लाह ताला एक मैसेज दे रहा है, और सीधा सीधा मैसेज है कि तमाम की तमाम इज़्ज़त देना अल्लाह ताला के हाथ में। तो अल्लाह ताला से उम्मीद करें उस इज़्ज़त को हासिल करने की, अल्लाह ताला से तलब रखें उस इज़्ज़त को हासिल करने की, क्योंकि कोई दूसरा जो है ना वो इज़्ज़त देने के लायक है और ना वो इज़्ज़त दे सकता। तो अल्लाह ताला इस आयत में आपको मैसेज यही दे रहा है, हमें मैसेज यही दे रहा है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम अल्लाह से इज़्ज़त हासिल करने की उम्मीद नहीं करते, जो कि मनबा मरकज़ है, जिसके पास तमाम की तमाम इज़्ज़त मौजूद है। तो अगर इज़्ज़त हासिल करनी है तो अल्लाह ताला से ही उम्मीद रखें, अल्लाह ताला से ही इज़्ज़त मांगें, और अगर अल्लाह ताला से इज़्ज़त मांगेंगे तो अल्लाह ताला आपका नाम ना सिर्फ दुनिया में काबिल इज़्ज़त बनाएगा बल्कि आखिरत में भी काबिल इज़्ज़त बनाएगा। तो अल्लाह ताला हम सबको दुनिया में भी और आखिरत में भी ज़्यादा से ज़्यादा इज़्ज़त अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह ताला से ये मांगने और हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। तो इस अच्छी बात के साथ मैं जो है वो इजाज़त चाहूँगा, और आज का जो है प्रोग्राम जो है ये मैं इस मैसेज के साथ इख्तिताम करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।